नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको पिछले अध्याय में रसशास्त्र के बारे में बता रहा था। रसशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं, रसशास्त्र में क्या मतलब सामान्य जो परिचय है उसका वो बता रहा था। रसशास्त्र का उसकी विशेषता क्या है, उसमें किन किन द्रव्यों का वर्णन किया गया है, वो सामान्य बता रहा था आपको। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आप रसशास्त्र के बारे में ही मैं आगे बता रहा हूँ। इसमें रसशास्त्र में वर्णित द्रव्य मुख्यतया पार्थिव है। मतलब मुख्यतया क्या है, पार्थिव द्रव्य है। पार्थिव द्रव्यों के साथ साथ उपयोगी स्थावर और जांगम द्रव्यों को भी इसमें स्पष्ट रूप से इसका वर्णन प्राप्त होता है। महर्षि चरक ने चरक संहिता में द्रव्यों के प्रकार बताते हुए स्थावर, जांगम और पार्थिव ये तीन भेद किए गए हैं। यथा ततः पुनस्त्रिविधम प्रोक्तम जांगम औद्भिद पार्थम। इस प्रकार से तीन प्रकार के द्रव्य जो बताए थे महर्षि चरक ने, पार्थिव, जांगम और औद्भिद, उन तीनों ही प्रकार के द्रव्यों का रसशास्त्र में अधिकता से प्रयोग होता है, अत्यधिक रूप से प्रयोग होता है तीनों ही प्रकार के द्रव्यों का। जांगम प्राणियों से मिलने वाले, जांगम अब कौन कौन से प्राणियों से कौन कौन मिलता है, जांगम प्राणियों से मिलने वाले दूध, मांस, मधु, कस्तूरी, गोरोचन आदि द्रव्य जांगम कहलाते हैं। जो पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होते हैं उन्हें उद्भिज या औद्भिज कहते हैं। जैसे वनस्पतियाँ तथा वृक्ष, लता, गुल्म आदि, ये इससे मिलने वाले मूल, त्वचा, पत्र, पुष्पादि द्रव्य आदि उद्भिद कहलाते हैं। पृथ्वी के गर्भ से खोदकर जो खनिज रूप में मिलने वाले हैं उन सबको पार्थिव या भौम कहते हैं। जैसे स्वर्ण है, रजत है, ताम्र है, लोह है इत्यादि। इन सभी प्रकार के पार्थिव, जांगम और औद्भिद, इन तीनों ही प्रकार के द्रव्यों का रसशास्त्र में बहुलता से प्रयोग किया गया है और इन सभी की औषधि रूप में परिवर्तित करके बनाई गई है और व्यक्ति को आरोग्य प्रदान करने की प्रयास किया गया है। भूमि से प्राप्त होने वाले द्रव्यों को भौम या पार्थिव कहा गया है। रसशास्त्र में प्रमुख द्रव्य, रसशास्त्र का जो प्रमुख द्रव्य है कौन सा, रस यानी पारद, यह भी एक प्रकार का पारद जो मरकरी है, यह भी पार्थिव ही है। जैसा कि स्पष्ट है कि पारद के विभिन्न खनिज स्वयं पारद के भूगर्भ से प्राप्त होते हैं। सभी खनिज भूगर्भ से प्राप्त होते हैं। कालक्रम से खनिज द्रव्यों का प्रयोग बढ़ता गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि रसशास्त्र एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विकसित होने लगा और खनिज द्रव्यों का प्रयोग का प्रचलन तीव्र गति से बढ़ता गया। व्यापक रूप से इनका प्रयोग प्रत्येक रोगों की चिकित्सा में होने लगा। ऐसी परिस्थिति में कुछ प्रमुख उपयोगी औद्भिद एवं जांगम द्रव्य सहकारी रूप में प्रयुक्त होने लगे। मतलब औद्भिद रूप, पार्थिव रूप तो हुई थे, लेकिन इनके सहयोगी द्रव्यों के रूप में कुछ जांगम और कुछ औद्भिद द्रव्य भी प्रयुक्त होने लगे। इसी के प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि धातुओं के साथ साथ कंपिलक, गुग्गुलू और वानस्पतिक द्रव्यों यथा वन्नीजार, कस्तूरी, मुक्ता, प्रवाल आदि जानते द्रव्यों का प्रयोग भी रसशास्त्र में होने लगा। रसशास्त्र का पृथक विकास होने से जब इन खनिजों द्रव्यों का प्रयोग स्वतंत्रता से बहुलता से होने लगा, तब आचार्यों ने वर्णन सौकर्य की दृष्टि से व्यवस्थित वर्गीकरण करने की आवश्यकता का अनुभव किया। उसी के अनुसार रसशास्त्र में कई प्रकार के जो वर्णन है वो वर्णन किए गए। इसी आधार पर रसशास्त्र में उनके वर्गीकरण का ध्यान में रखते हुए सभी द्रव्यों को रस, महारस, उपरस, साधारण रस, लोह, रत्न, उपरत्न, ये इस प्रकार से 7 वर्ग मिलते हैं। परंतु किस वर्ग में किन किन द्रव्यों का समावेश होना चाहिए, इस पर आचार्यों का एक मत नहीं था। कई आचार्यों ने एक द्रव्य को किसी अन्य वर्ग में माना है, किसी ने अन्य वर्ग में माना है। कुल मिला के कई आचार्यों के एक मत नहीं होने के बाद भी एक सामान्य मत प्रस्तुत किया गया और रस, उपरस, महारसों में सभी में 8 प्रकार के द्रव्यों का समावेश कर मैं आपको अभी बताऊंगा, उनके बारे में सबका वर्णन प्राप्त है। रसशास्त्र में रस अर्थात पारद को ही प्रधान मानकर इस रसशास्त्र का आविर्भाव हुआ और बाद में इसी के आधार पर शास्त्र का नामकरण रसशास्त्र भी किया गया। पारद को अष्टादश संस्कार में लोह वेद तथा देहवेद के 2 अंतिम संस्कार कहे गए हैं।
इन संस्कारों के अतिरिक्त भारत के विविध प्रकार के बंध भी बताए गए हैं। इन संस्कारों तथा वेद से भारत प्रधान रूप से सहकारी द्रव्यों के साथ उपयोगी द्रव्य रूप में माना गया है। कई रसाचार्य का मंतव्य है कि भारत के भिन्न भिन्न कार्यों यानी संस्कार आदि में जो द्रव्य जितने उपयोगी प्रतीत होते हैं उनको उसी आधार पर मान करके उनका वर्गीकरण महारस, उपरस और साधारण रस में किया गया। रसशास्त्र में भारत का किसी वर्ग में अंतर्भाव न होकर उसका स्वतंत्र दो माना गया है तथा उसे रस नामक वर्ग में रखा गया है। अन्य खनिज द्रव्यों को महारस, उपरस, साधारण रस आदि में रखा गया है। रसशास्त्र में सिर्फ रस को, भारत को सिर्फ स्वतंत्र रूप से अलग माना गया है और उसको रस वर्ग में रखा गया है, बाकी सबको किसी को महारस वगैरह में रखा गया है। इस प्रकार से जो इनका वर्गीकरण किया गया है उसको सबसे पहले महारस वर्गीकरण किया गया। तो महारस में कौन कौन से रखे गए मैं आपको वैसे इसमें अलग पढ़ा दिया गया, लेकिन एक बार क्योंकि ये रसशास्त्र का सामान्य परिचय है तो मैं पुनः आपको बताने जा रहा हूँ कि महारस में अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमलादि, शस्कम, चपलो, रसकस्यति, ज्ञातो, अष्टो, संग्रह रसान, इस प्रकार से महारस बताए गए हैं। इन महारसों में माक्षिक, विमल, शिराजित, चपल, रसक, शस्यक, हिंगुल, इस प्रकार से इन द्रव्यों, हिंगुल और श्रोतंजन, इस प्रकार के इन द्रव्यों का प्रयोग बताया गया है। आगे उपरस में जो बताए गए हैं, उपरस में बताए गए हैं कि गंधक गौरी, गंधक गैरी, काशीस, कांक्षी, ताल शिलांजनम, कंकुष्ठम, चेत्य, प्रसो, अष्टो, पारद, कर्मणी, ये इस प्रकार से ये भी 8 प्रकार के बताए गए हैं। इन श्लोक को आपको याद करना है, दोनों को ही याद करना। मैं मेरे नोट्स में या मेरे जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें दोनों श्लोक लिखे गए हैं, इनको याद करना। तो उपरस कौन कौन से बताए गए हैं, जिसमें गंधक है, हड़ताल है, मनशिरा है, फिटकरी है, काशीस है, गैरिक है, राजाव्रत है और कंकुष्ठ है। इस प्रकार से ये उपरस माने गए हैं, मतलब इनको उपरस के रूप में इनको गिना गया है। तो इस प्रकार से महारस और उपरस इस प्रकार से ये इनको बताए गए हैं। अब आगे मैं आपको और भी वर्णन करने जा रहा हूँ। उसमें जैसे साधारण रस में इनका वर्गीकरण का जो माध्यम था, ये माध्यम मैं पहले बता दिया आपको, वर्गीकरण का माध्यम यही था कि जो द्रव्य रस यानी भारत के जितने अधिक उपयोगी था, जितने निकट था, उसको उसी आधार पर उसका वर्णन किया गया है। जो अत्यधिक उपयोगी है महारस में रखा गया, कम उपयोगी है उसको उपरस में रखा गया और कम उपयोगी है उसको साधारण रस में रखा गया। यही इसका वर्गीकरण का आधार था। अब मैं आपको साधारण रस के बारे में बताने जा रहा हूँ। साधारण रस में कंपिलक, चापरोस, गौरी, पाषाण, नवसारक है, कदर, कपर्दो, वह्नि, जारश्च, गिरी, सिंदूर, हिंगलो, मृदार, संग, मित्यष्टो, साधारण रसा स्मृता। इस प्रकार से ये साधारण रस भी 8 प्रकार के होते हैं। ये तीनों ही रस रत्न समुच्चय के श्लोक हैं, इनको आपको याद करना है। इसमें साधारण रस में इन्होंने साफ बताया है कि कंपिलक, संख्या यानी गौरी पाषाण, नौशादर, कपर्द, वह्निजार, गिरी सिंदूर, हिंगुल और मृदार संग यानी मुर्दा संग, इन 8 द्रव्यों को रसेन चूड़ामणि ने साधारण रस में कहा गया है। रसरत्न समुच्चय में भी इन्हीं 8 द्रव्यों को साधारण रस माना गया है। इस प्रकार से आपको महारस, उपरस और साधारण रस के बारे में बताया गया। इसी अध्याय में आगे लोह धातु वर्ग भी इसमें आया है, लोह धातु वर्ग को माना गया है। तो लोह धातु वर्ग में क्या है कि लोह शब्द की निरुक्ति आयुर्वेद प्रकाश ने इस प्रकार की है। कैसे कि बलि, पलित, खालित्यम, कार्श्य, बल, जरा, मयान, क्या बलि, पलित, खालित्य, कार्श्य, बल, जरा, मयान, निवार्य, दधे ते देहम, नणाम तद धातुओं मता, मतलब जो इन बीमारियों को दूर करे उनको धातु के रूप में कहा गया है। कौन सी? जो वली, पलित यानी वृद्धावस्था में वली, और वली यानी बालों झुर्रियाँ आ जाती है, वली होती है। पलित यानी बालों का सफ़ेद होना, ये वृद्धावस्था में होती है। वली यानी शरीर की झुर्रियाँ होना, पलित यानी बालों का सफ़ेद होना, खालित यानी बालों का उड़ जाना, गंजापन होना है, शरीर में कृष्णता होना, निर्बलता होना, बुढ़ापा आदि विकार को दूर करने में जो देह को धारण करें उन्हें ही धातु कहते हैं। ये धातु की परिभाषा बताई गई है। जो देह इन सब को दूर करे और इन सब को दूर करके जो देह का धारण करें उन्हीं को धातु रूप में माना गया है, धातु रूप में कहा गया है। इसलिए इनका इसमें वर्णन किया गया है। आगे धातु के लिए आगे है कि रसतंत्रों में, रसायनों में स्वर्ण, रजत, ताम्र,
तीक्ष्ण लोह, वंग और नाग, इस प्रकार के 6 प्रकार के लोह धातुओं की गणना प्राप्त होती है। पुनः इन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन से? एक तो 3 भागों में कौन से में किया गया है कि एक जैसे सार लोह, साधारण लोह और पूती लोह। सार लोह में स्वर्ण, रजत और ताम्र, स्वर्ण और रजत ये साधारण लोह में है, ताम्र और लोह को पूती लोह में कहा गया है, और नाग और वंग को मिश्र लोह में गिनती की गई है। रसायन समुच्चय में लोह के भेद निम्न प्रकार से वर्णित हैं। क्या लोह के भेद किए गए हैं कि शुद्ध लोह, पूती लोह और मिश्र लोह। तो शुद्ध लोह में तो स्वर्ण, रजत, ताम्र एवं लोह का वर्णन किया गया है। पूती लोह में नाग और वंग का वर्णन किया गया है। मिश्र लोह में पीतल, कांस्य और वर्त लोह का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से इन लोहों का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद प्रकाशकार ने स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, वंग, नाग, वंग, यशद इन सातों की गणना करते हुए इन्हें स्पष्ट रूप से धातु संज्ञा दी है। इनको धातु ही बताया गया है। ठीक है, इनको धातु बताया है। और इनकी धातु के रूप में जैसे स्वर्ण को धातु माना है, उपधातु किसको माना है? स्वर्णमाक्षिक को माना है। रजत को धातु माना है तो उपधातु माना है विमल को। ताम्र को धातु माना है, उपधातु माना है तुत्थ को। इसी प्रकार से वंग को धातु माना है, उपधातु काश्य को माना है। यशद को धातु माना है तो पीतल को उपधातु माना है। शीश को धातु माना है तो सिंदूर को उपधातु माना है। इस प्रकार लोह को धातु मानते हुए शिला धातु को उपधातु वर्ग में माना गया है। इस प्रकार से आयुर्वेद प्रकाशकार ने और आयुर्वेद के रस ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि धातुओं का जो गुण होते हैं, धातुओं में जो गुण होते हैं, उनके गुणों के मिलते जुलते अथवा तत्समान या किंचित वैशिष्ट गुणयुक्त द्रव्यों को उपधातु माना गया है। मतलब धातुओं के समान या उनके आसपास जो गुण मिलते हैं उनको उपधातु माना गया है। धातु के अभाव में प्रतिनिधि स्वरूप उपधातु का ग्रहण किया जाता है। मतलब मान लो किसी धातु का उपलब्धि नहीं है किसी कारणवश से, तो उसमें उसकी उसी वर्ग की उपधातु का ग्रहण किया जाना है। इसी से यह स्पष्ट होता है कि उपधातु प्राय अपने अपने धातुओं के गुण वाला ही होता है। जो उपधातु जो बताए मैंने आपको, वो क्रमशः उन्हीं धातुओं के गुण वाले होते हैं। इसलिए उसकी अगर मान लो कमी हो तो उसके अभाव में अन्य धातु का वर्णन लिया जाता है। अब आगे इसी में रत्नों का वर्णन किया गया है। रत्न के शब्द की निरुक्ति क्या की है कि धनार्थिनो जना सर्वे रमन्ते अस्मिन् तीव्रतः अतो रत्नमिति प्रोक्तम शब्द शास्त्र विशारदई। शब्द शास्त्र के विशारदों ने कि रत्न की उपमा किसी दी गई, उसे बताया कि धन के इच्छुक पुरुष, धन को चाहने वाले पुरुष रत्नों में अत्यधिक रमण करते हैं, रत्नों में अत्यधिक प्रेम करते हैं। अतएव इन्हें रत्न कहा गया है, रत्न कहा गया है। अथवा अन्य वस्तुओं की अपेक्षा ये अत्यधिक रमणीय है, इसलिए रत्न कहा गया है। ये दोनों परिभाषा इस रत्न की बताई गई है। तो रत्न के बारे में भी रत्न और मणियों का महत्व के बारे में आगे कहा गया है कि मणियों पीछे विज्ञेयो सूत बंध कारका देश धारका नणाम जरा व्याधि विनाश का। मणियों को भी पारद का बंधन करने वाली, मनुष्यों का बुढ़ापा और व्याधियों को हरने वाली तथा देह धारक मानी गई है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। रत्नों की संख्या के बारे में उल्लेख है 5 रत्नों तथा 9 रत्नों का प्राय सर्वत्र उल्लेख वर्णन मिलता है। रसरत्न समुच्चय में पद्मराग, इंद्रनील, मरकत, पुष्पराग, हीरक ये 5 श्रेष्ठ रत्न बताए गए हैं। इनकी पुनः संख्या 9 मानी गई है। माणिक्य, मुक्ता, विद्रुम, तारक्ष, पुष्पराग, हीरा, नीलमणि, गोमेद और वैदुरी, इस प्रकार से ये 9 रत्न माने गए हैं। इन 9 रत्नों को सभी रसग्रंथों ने इसको एक मत से माना है। इनकी गणना प्राय सर्वत्र मंतक है। जैसा ऊपर कहा गया है कि रत्न प्राय खनिज होते हैं, परंतु कुछ प्राणीज भी होते हैं। प्रवाल एवं मुक्ता ये दोनों सामुद्रिक जीवों से प्राप्त होते हैं, अतः ये खनिज द्रव्य, बाकी सब है खनिज द्रव्य, अतः ये प्राणी द्रव्य कहलाते हैं, बाकी खनिज हैं। उपरत्न के बारे में है। उपरत्नों की अपेक्षा, रत्नों की अपेक्षा जो उपरत्न है मूल्य में कम गुणवान होते हैं, अतः इनको ये भी खानों से प्राप्त होते हैं। इनकी संख्याएं भी विभिन्न मानी गई है। इनको 5 मानी गई। कैसे? व्याक्रांत, सूर्यकांत, राजावत, लाल और पैरोज। रस्तरंगिनीकार ने 6 मानी गई है। कौन सी? व्याक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावत, पैरोज और स्फटिक। इस प्रकार से प्राय
इन्हीं कर्मों के आधार पर गुण कर्मों को निरूपित किए गए हैं। प्राचीन शास्त्रों में द्रव्यों के मूल रूप अनेक प्रकार के दोष बताए गए हैं, जिनके उसी रूप में प्रयोग करके अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव होते हैं। अतः इनको शोधन करने के बाद हानिकारक दोषों को निवारण करके और मारण करने का मतलब शरीर में शोषण योग्य बना करके बनाने के बाद ही इन औषध द्रव्यों का शरीर में प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से विष और उपविष का वर्णन किया गया है। विष में हलाहल, कालकूट, संगीक, प्रदीपन, सौराष्ट्र, ब्रह्मपुत्र, हरिद्रक, सूक्तक और वत्सनाभ ये महाविष माने गए हैं। उपविषों में कुचला बीज, अफीम, जयपाल, धतूर बीज, भांग, गुंजा, भल्लातक, अर्कदूत, लांगली, कलिहारी ये और करवीर ये 11 उपविष माने गए हैं। इस प्रकार के इनका भी वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से ये सारे वर्णन आपको बता दिए गए हैं। माणिक के रत्न की परिभाषा में स्पष्ट रूप से मैंने बता ही दिया था। रत्न उन्हीं को कहते हैं जो बहुत ही अत्यधिक महंगे होते हैं। इस प्रकार से यह आयुर्वेद के रसशास्त्र का सामान्य परिचय आपको दे दिया। धन्यवाद, नमस्कार।